नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का लगातार प्रचार प्रसार जारी है। वहीं सीएम धामी ने कई जगह विशाल जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। के लिए बनाएंगे ये सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, ये महिलाओं को समर्पित सरकार है। भाइयों बहनों, अभी हमने मातृशक्ति के उत्सव किए, उसमें भी हमारा हेतु था कि हमारी मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उनके बनाए हुए उत्पाद आज देश दुनिया में प्रचलित हो रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों उसका उद्घाटन करवाया है, जिससे कि हमारी जो स्वयं सहायता की बहनें हैं, स्थानीय छोटा छोटा रोजगार करने वाली बहनें अपने लघु उद्योगों के माध्यम से कोई उत्पाद बनाती हैं, तो उनको आगे आने वाले समय में बाजार मिले, उनको जो है विपणन की व्यवस्था हो, उनकी मार्केटिंग ठीक से हो जाए। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछली दीपावली में हमने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की। इसके पीछे भी हमारा हेतु था कि हमारी बहनें जो अपना काम करती हैं, अपना उत्पाद बनाती हैं, उनको उनके उत्पादों को बिक्री के लिए एक अच्छा स्थान मिल जाए, उनके जीवन में परिवर्तन आए, वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हों। क्योंकि मैंने देखा है, मैं उत्तराखंड के कोने कोने में गया हूं, 13 के 13 जनपदों में मैंने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अपनी बहनों के साथ मैंने संवाद किया है, उनके साथ मैंने बातें की हैं, मैंने उनके स्टॉल देखे हैं, जो प्रदर्शनी लगाई है, उनके बनाए हुए उत्पादों पर गया हूं। मैंने देखा है किस प्रकार से मट्ठे से मक्खन निकालती हैं, किस प्रकार से वो जो है नमक पीसती हैं। इस कमल के फूल वाला बटन दबाना है, लक्ष्मी जी को भी लाना है, क्षेत्र में विकास भी करना है। इतने सारे अभी दीवानदार ने बहुत काम शुरू किए हैं। अभी कह रहे थे कि मैंने अभी बहुत काम आगे बढ़ाने हैं। आप लोग कह रहे हो कि भाई यहाँ वन ग्रामों को कोई कब्जा न करे, कोई सरकार न ले, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हम तो वन ग्रामों में चाक चौबंद व्यवस्था करने वाले हैं, उनके लिए सब पर्यटन बढ़ाने वाले हैं। तभी तो हमने मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जहाँ अनिल जी के लिए, मोदी जी के लिए हम लोग आपका आशीर्वाद देने के लिए आए। मोदी जी का धन्यवाद इसलिए मैं करता हूँ कि पहला G20 का जो कार्यक्रम हुआ था, आप सबको याद है ना, जिसमें पूरी दुनिया के मेहमान आए थे हमारे यहाँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे, विशेषज्ञ आए थे। तो सबसे पहले कहाँ आए थे? अरे कहाँ आए थे भैया? रामनगर आए थे। तो मैं आपकी तरफ से भी मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। अब असली धन्यवाद आप लोगों ने देना, जिन्होंने पूरी दुनिया को रामनगर दिखाया। तो रामनगर की खुशहाली के लिए, रामनगर की तरक्की के लिए बहुत काम करने हैं। और इन्होंने पहले भी राज्यसभा सांसद के रूप में भी बहुत काम इस क्षेत्र के करवाए हैं। उधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के लगातार उत्तराखंड दौरे लग रहे हैं और इसी के साथ बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। 11 अप्रैल को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी चुनावी सभा को ऋषिकेश में संबोधित करेंगे, वहीं 12 अप्रैल को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह गौचर, लोहाघाट और काशीपुर में सभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 13 अप्रैल को हल्द्वानी में जनसभा करेंगे, जबकि 14 अप्रैल को श्रीनगर और हरिद्वार में 2 जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गोपेश्वर में जनसभा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर चक्राता में जनसभा को संबोधित करेंगे और विकासनगर में रोड शो, जबकि 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोटद्वार में रोड शो और जनसभा प्रस्तावित है। लोकसभा चुनाव प्रचार की दृष्टि से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 11 अप्रैल को ऋषिकेश में आईडीपीएल के मैदान में जनसभा करेंगे। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी 12 अप्रैल को पहली सभा गौचर में, दूसरी सभा लोहाघाट में और तीसरी जनसभा काशीपुर में करेंगे। 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हल्द्वानी में एक जनसभा करेंगे। 14 अप्रैल को गढ़वाल लोकसभा के श्रीनगर में और हरिद्वार लोकसभा के रुड़की में जनसभा करेंगे। स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री, वो भी गोपेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी
17 अप्रैल को चक्राता में जनसभा करेंगे, विकासनगर में रोड शो करेंगे। 16 अप्रैल को गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कोटद्वार में रोड शो और जनसभा प्रस्तावित है। उधर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव होने में महज 8 दिनों का समय बचा है। अब ऐसे में बीजेपी पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में अपनी दूसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी करी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली ऋषिकेश के आईडीपीएल में होने जा रही है। वहीं जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने आईडीपीएल मैदान में जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। और आपको बता दें कि वरिष्ठ बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जन सैलाब आने वाला है और बहुत ऐतिहासिक रैली होगी। आप देखिए कितना उत्साह है लोगों में। सवेरे खुद ही सब लोग आए हुए हैं, किसी को बुलाया नहीं है। एक दिन पहले से ही यहाँ तैयारियां हैं कि बस लोग रात में जगे रहेंगे और रात तैयारी करेंगे। प्रातःकाल प्रधानमंत्री जी की रैली में आएंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश की जनता से जब जो मांगते हैं, जो आह्वान करते हैं, देश की जनता उसको करती है। उन्होंने पिछली बार 300 पार कहा था, 300 पार हुआ था। इस बार 400 पार कहा है, तो सब पूरे देश के लोग 400 पार पूरा करेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 10 सालों में देश को हर मोर्चे पर आगे बढ़ने का काम किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देश की आर्थिकी आज 5वें पायदान पर पहुंची है। 2047 तक आर्थिक दृष्टि से विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ हर घर जल, हर घर नल और बिजली योजना, आयुष्मान योजना, वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 75 करने और साथ ही हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने और चारों धामों को हाईवे से जोड़ने का ये चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बार जो मतदान हमारे मतदाता करेंगे वो विकसित भारत के लिए करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन 2047 है कि भारत विकसित भारत होगा और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। उसके लिए इस बार मतदाताओं को मतदान करना है। उधर हरिद्वार के ऋषिकेश मैदान में स्वामी यतीश्वरानंद ने बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं सीएम धामी के जाने के बाद कुछ स्थानीय महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसे बीजेपी के पूर्व विधायक देशराज कंडवाल ने कांग्रेस की साजिश करार दिया। ये महिलाएं जो है ये प्री प्लान्ड, किसी की भेजी हुई केवल 2 महिलाएं थी जो चीख कर ये कह रही थी कि हमारे काम नहीं हुए। विधायक के पास गई। विधायक कौन है? हमारी बहन है विधायक, यहाँ से उसके पास गई होगी, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया होगा। इन्हें पता ही नहीं कौन विधायक है कौन नहीं। उधर लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं मैदान के पहले 10 राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी उठा रही हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहला सवाल कि उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने अग्निवीर योजना को क्यों लाए, हमारे युवाओं के सपनों को क्यों कुचला। दूसरा सवाल, सांसद निधि के मिलने वाले 17 करोड़ में से मात्र 7 करोड़ यानी 40% ही खर्च क्यों करे, 10 करोड़ रुपए वापस क्यों चले गए, उनसे बहुत काम हो सकते थे। तीसरा सवाल, अपने गोद लिए हुए जो गांव थे उनमें पलटकर क्यों नहीं गए, उन गांव में एक भी ईंट नई योजना क्यों नहीं लेकर आए। चौथा सवाल, 1962 के युद्ध में, चाइना युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट के 114 सैनिक लद्दाख के युद्ध में चाइना के चीन के सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हुए और परमवीर चक्र मिला, एक स्मारक बना था। उनके रक्षा राज्य मंत्री हुए, वो स्मारक तोड़ दिया गया, चाइना का कब्जा हो गया, क्यों। अगला सवाल, पूरे देश में अब रक्षा कॉरिडोर काफी टाइम से बन रहे हैं, वो रक्षा राज्य मंत्री हैं, एक भी रक्षा कॉरिडोर उत्तराखंड को क्यों नहीं मिला। अगला सवाल, 5 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए, वो उत्तराखंड में।
एक भी केंद्रीय विद्यालय वो इस संसदीय क्षेत्र को क्यों नहीं दिला पाए। और अंतिम कि पर्यटन मंत्री रहते हुए एक भी उपलब्धि बता दें जो उन्होंने पर्यटन मंत्री रहते हुए किया। उधर देश के अंदर चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनावी युद्ध में अपने योद्धाओं को उतार दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 पार करके हम तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की बात कहकर इस बार परिवर्तन की बात कह रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एमपी सिंह ने बयान दिया है और कहा कि देश के अंदर हमारी फिर से सरकार बनने जा रही है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट हम बीजेपी के खाते में डालने जा रहे हैं। पांचों लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने, बहुत ही जो है जनता को प्रभावित करने वाले काम कर रही है और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं जनता को आज भारत सरकार जो है चला रही है। तो इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं देहरादून में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उत्तराखंड के सभी जनपदों में निर्वाचन आयोग ने मॉडल बूथ बनाने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर प्रदेश में 3 तरह के मॉडल बूथ तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 85 महिला कार्मिकों के लिए, 44 युवाओं के लिए और 70 दिव्यांग कर्मियों के लिए बूथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस बार निर्वाचन के दौरान सभी इस्तेमाल वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए 10,000 से अधिक वाहनों में जीपीएस का सिस्टम लगाया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जनपदों में मॉडल बूथ तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। मॉडल बूथ के अंतर्गत सभी जनपदों में 3 प्रकार के मॉडल बूथ के बारे में निर्देश जारी किए गए थे। उसमें प्रमुखता से सभी मतदान कार्मिक अगर महिला होंगे तो महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ मॉडल बूथ के रूप में चिन्हित होगा और प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम 1 बूथ तैयार करने का निर्देश दिया गया था। उसी क्रम में जो हमारे समस्त जनपदों में महिला कार्मिक द्वारा संचालित बूथों की संख्या निर्धारित की गई है। सभी जनपदों में मिलाकर 85 मॉडल बूथ तैयार किए जाएंगे जो महिला कार्मिक के द्वारा संचालित किया जाएगा। ये बूथ का संख्या हमारी जो 70 विधानसभा है उससे थोड़ी अधिक है। उसका प्रमुख कारण ये है कि बागेश्वर जनपद में 12 महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड बूथ निर्माण किए जाएंगे। उसके अलावा टेहरी जनपद में 9 बूथ तैयार किया जाएगा। कुछ जनपदों में कुछ विधानसभाओं में 1 से अधिक बूथ का भी प्रस्ताव रखा है, तो उसके लिए कुल संख्या 85 हो जा रही है। उत्तर कांग्रेस कमेटी के अभियान समिति के गठन को मंजूरी मिली है। दरअसल कांग्रेस कमेटी के अभियान कमेटी के गठन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। कमेटी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को समिति का अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को सह अध्यक्ष बनाया गया है। उधर लोहाघाट के आनंद अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब बीजेपी के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने दरअसल बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में आनंद अधिकारी की एंट्री किसी डील के अंतर्गत हुई है। वहीं इस पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा सोनी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने से जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं वे किसी डील के अंतर्गत ही गए हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल अब अपने ही दल पर आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के भतीजे ने परसों बीते रोज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, किसी डील के अंतर्गत ज्वाइन करी है। तो इसका मतलब उन्होंने पोल पट्टी अपनी पार्टी की खुद ही खोल कर रख दी पूरन सिंह फर्त्याल जी ने, कि जो भी उनके वहां जा रहा है उसको प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है या डर दिखाया जा रहा है और किसी डील के तहत आनंद सिंह अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया है। ये हम नहीं, पूरन सिंह फर्त्याल कह रहे हैं जो भाजपा के अपने सदस्य हैं।
उधर रामनगर में ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने 100 से ज्यादा सदस्यों के साथ बीजेपी ज्वाइन की और इस दौरान ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष हेमवत ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से बेहद प्रभावित हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की विकास की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जितने लोग बड़ी संख्या में, आप अभी तक 6000 से अधिक इस गढ़वाल लोकसभा में लोग विभिन्न दलों से, सामाजिक संगठनों के और विपक्ष कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हम सब लोग मिलकर इस पूरे गढ़वाल लोकसभा और साथ में उत्तराखंड के विकास के लिए हम सब लोग काम करने वाले हैं और जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं, वह मोदी जी की नीतियों और उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने जो है मोदी जी से प्रभावित होकर के और सनातन की रक्षा के लिए जो ब्राह्मण सभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हिंदुस्तान में अगर सनातन की कोई रक्षा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमारे कई यहाँ महेंद्र अधिकारी पूर्व चेयरमैन हल्द्वानी यहाँ आए हुए हैं, इनका निवेदन था और हमने इनके नेतृत्व में आज जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और मोदी जी से प्रभावित होकर के, क्योंकि उनके कार्यकाल को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ होते हुए भी यहाँ उनकी घोषणा और यहाँ पे डाम के जलाशय को जो है टूरिज्म क्षेत्र घोषित करना, गवर्नमेंट के 2-3 गेट एक्स्ट्रा खोलना, रोजगार को बढ़ावा देना, अगर ये बन जाएंगे केंद्र में, हम चाहते भगवान करे जीत के मंत्री बने और तो हमारे रामनगर का और उत्तराखंड का विकास होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इसी उधर देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 1.5 लाख युवा जो स्थल सेना, वायु सेना, सेवा और जल सेना में जाना चाहते थे, उनके भविष्य को भाजपा ने अंधकार में बना दिया है और इसके साथ ही कहा कि हम अग्निपथ योजना को सरकार में आने के बाद समाप्त कर देंगे। बहुत अच्छी है। कांग्रेस का ये ऐलान है, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है, मैनिफेस्टो में कहा है और उत्तराखंड में तो विशेष तौर पे 5 लोकसभा सीटों पर हमारा मुख्य मुद्दा अग्निपथ योजना है, अंकिता भंडारी है। अग्निपथ योजना में हमारा स्टैंड जो पार्टी की राष्ट्रीय हमारी मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसको स्क्रैप किया जाएगा, इसको समाप्त किया जाएगा और जो पहली वाली योजना है उसको ही लागू किया जाएगा। अभी आपको मालूम है कि 1.5 लाख युवा जो 2019 से 2022 के बीच नियमित भर्ती अभियान में भर्ती होने के लिए भारतीय सेना में, नौसेना में, वायुसेना में जिनको भर्ती होना था, अग्निपथ योजना लागू करके इन सारे 1.5 लाख युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर दिया। उधर उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए 10 मई से गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। इसके साथ ही 12 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। इस दौरान उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को होने के बाद पुलिस की सभी टीमों को 4 धाम यात्रा मार्ग पर लगाया जाएगा। देखिए, 4 धाम यात्रा हमारे प्रदेश में 2 धाम तो 10 मई को खुलने की बात है और 12 मई को बाकी 2 धाम खुलेंगे। तो उससे पहले ही लगभग 1 हफ्ते पहले से ही हमारी जो भी अलग अलग रास्ते में और जो चारों जो पवित्र धाम है वहां पर जो ड्यूटियां लगनी है वो ड्यूटियां लगाई जाएंगी। और जैसा आप जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ 19 तारीख को चुनाव भी है, 19 अप्रैल को। तो पहले तो जैसे ही चुनाव ड्यूटी खत्म होती है तो उसके बाद हम धीरे धीरे फेज मैनर में 4 धाम का डिप्लॉयमेंट शुरू कर देंगे।
उधर कटीमा कोतवाली परिसर में आगामी एक पर्व पारदर्शी सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग सहित पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी मौजूद रहे। बता दें कि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई और इसके साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और शहर में फ्लैग मार्च की भी बात कही। हमारी जैसे ईद का त्यौहार है कल, उसके लिए हमारे शहर के मौजूद लोगों की एक मीटिंग रखी गई थी, पीस कमेटी मीटिंग। तो उसमें कल जो ईद का त्यौहार है उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके सहयोग के लिए और हमारी तरफ से पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए अवगत कराया गया। और कुछ जो भी मसले अगर होते हैं, छोटे मोटे मसले होते हैं, वो सुलझाने की बात की गई। जो पीस कमेटी के मेंबर लोग थे उनके बारे में पूरा सहयोग देने के लिए मैं आ गया। और CRPF का फोर्स हमारा इलेक्शन के लिए शांति व्यवस्था के आया है, तो अभी फ्लैग मार्च भी होना है और ईद और आगामी जो इलेक्शन है उसके लिए शांति व्यवस्था के लिए फोर्स हमारे पास पहुंचा हुआ है, जिससे कि शहर में शांति व्यवस्था बनी, ईद का त्यौहार और हमारा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उत्तर प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने दरअसल हरिद्वार में हुए बाबा तरसेम सिंह के हत्यारे के एनकाउंटर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हत्याकांड से पहले 7 दिन तक गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों ने गुरुद्वारे की रेकी की थी, जिस वजह से ये तो साफ हो जाता है कि तरसेम सिंह का कोई करीबी इस हत्याकांड में सीधे रूप से सम्मिलित है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुने। ये एक साधारण हत्या का मामला नहीं था, ये बहुत गहरा षड्यंत्र था और अभी भी इसके बारे में हम डिटेल तहकीकात कर रहे हैं। तो इसलिए इस षड्यंत्र के पीछे के कारणों के बारे में मैं बहुत ज्यादा अभी आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा। बस ये है कि अभी तक इस घटना में 11 लोग प्रकाश में आए थे, जिसमें कि एक कल रात इस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। एक जो हत्या करने वाला था वो अभी भी फरार चल रहा है। उसके अलावा 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और 3 लोग और हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये तो जो एक इन लोगों से जुड़े हुए जो षड्यंत्रकर्ता थे उनके बारे में डिटेल है, इनके पीछे भी हमारा ऐसा मानना है और भी कुछ लोग थे जो एक्चुअल में इस घटना के सूत्रधार थे। उधर देहरादून में नगर निगम ने लोगों की संपत्ति टैक्स जमा करने का वक्त यहां पर दिया गया था, जो कि अब खत्म हो गया है। बता दें कि जिन लोगों ने 2023-24 का संपत्ति टैक्स नहीं समय पर जमा नहीं किया है, उन लोगों को अब नगर निगम की तरफ से दी जा रही छूट से अवंचित किया जाएगा और इसके साथ ही अब ऐसे लोगों को 12% जुर्माना टैक्स के साथ देना होगा। देखिए, ये जितने भी हमारे डिफॉल्टर्स हैं, सर्वप्रथम तो उनको डिमांड नोटिस दी जाती है, उसके बाद वारंट जारी होता है। साथ ही 12% का अतिरिक्त जो अधिभार उन पर इंटरेस्ट लगता है वो भी दिया जाता है और यदि वो फिर भी नहीं वसूलते तो सीज की कार्रवाई की जाती है। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।